हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिसमें मुख्य रूप से हम आज निकोलो मैकियावेली के विचारों को जानने का प्रयास करेंगे और इस टॉपिक से जुड़े हुए समस्त महत्वपूर्ण प्रश्न और समस्त महत्वपूर्ण तथ्य जिसको हम जानेंगे जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए सहायक हो सके। तो आज का हमारा संपूर्ण लेक्चर निकोलो मैकियावेली के ऊपर रहेगा। यदि आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और लोक प्रशासन इत्यादि विषय से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और लोक प्रशासन इनसे संबंधित समस्त महत्वपूर्ण वीडियोज आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। तो आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। निकोलो मैकियावेली एक ऐसा महान विचारक जिसका जन्म 1469 में, मैकियावेली का जन्म 1469 में इटली के फ्लोरेंस नगर में होता है और इनका निधन 1527 में हो जाता है। इस काल अवधि के मध्य निकोलो मैकियावेली ऐसे विचारों का प्रतिपादन करता है जिनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। तो आइए निकोलो मैकियावेली के विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। निकोलो मैकियावेली एक इतालवी विचारक है। तो इस प्रकार के भी सवाल आते हैं कि निकोलो मैकियावेली किस देश का रहने वाला था, तो आप कहेंगे निकोलो मैकियावेली इतालवी विचारक है। इसका जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में 1469 ईस्वी में हुआ था और मैकियावेली का जन्म उस अवधि में होता है जिस अवधि में मध्य युग धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा था, यानी मध्यकालीन युग की समाप्ति हो रही थी और आधुनिक युग का उदय हो रहा था। पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन का विकास हो रहा था। ऐसे टाइम में इनका जन्म होता है और मैकियावेली को पुनर्जागरण की संतान भी कहा गया, पुनर्जागरण का शिशु भी कहा जाता है मैकियावेली को। तो आइए निकोलो मैकियावेली पर आधारित पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहां 4 कथन दिए गए और फिर आपको सही कूट का चयन करना है। कौन सा कथन सही है वो आपको चयन करना है। कथन पहला कह रहा है मैकियावेली को पुनर्जागरण की संतान कहा जाता है। दूसरा कथन, मैकियावेली की प्रसिद्धि कृति द आर्ट ऑफ वार को राजनीति विज्ञान की प्रथम आधुनिक कृति माना जाता है। मैकियावेली के द्वारा पूर्ण सत्तावादी राजतंत्र की वकालत की जाती है। और चौथा कथन है मैकियावेली ने एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत का प्रस्तुत किया। तो पहले नंबर सवाल का क्या होगा राइट उत्तर। आप प्रत्येक सवाल के उत्तर को गैस करिएगा। आपके कुल कितने सवाल राइट हो रहे हैं। हमने लगभग 50 महत्वपूर्ण सवालों को इसमें शामिल किया है, उसके साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया है जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए सहायक हो, क्योंकि हमारा मुख्य मकसद अच्छे अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करना है, न कि या मैकियावेली की तरह मैकियावेली बनना। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी। पहला, तीसरा और चौथा कथन बिल्कुल सही है। पहला, तीसरा और चौथा कथन। मैकियावेली को पुनर्जागरण की संतान कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। W.T. जॉन्स विद्वान हैं जिन्होंने कहा मैकियावेली पुनर्जागरण की संतान है, पुनर्जागरण का शिशु है। यह कथन किसका है? W.T. जॉन्स का। डायरेक्ट सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, मैकियावेली को पुनर्जागरण की संतान किस विद्वान ने कहा? W.T. जॉन्स ने। दूसरा कथन है मैकियावेली की प्रसिद्ध कृति द आर्ट ऑफ वार को राजनीति विज्ञान की प्रथम आधुनिक कृति माना जाता है। नहीं,
प्रथम आधुनिक कृति जो माना जाता है वो द प्रिंस को माना जाता है। द प्रिंस जो रचना है जिसे प्रथम आधुनिक कृति माना जाता है, राजनीति विज्ञान की प्रथम रचना माना जाता है, जिसका लेखन कार्य निकोलो मैकियावेली अपने राजनीतिक कैरियर की समाप्ति के पश्चात 1513 ईस्वी में इस रचना को लेखन कार्य की शुरुआत करता है। लेकिन यह रचना निकोलो मैकियावेली की मृत्यु के पश्चात प्रकाशित होती है, यानी कि 1532 में द प्रिंस का प्रकाशन होता है। यह फैक्ट आप महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। निकोलो मैकियावेली की प्रथम आधुनिक जो कृति है वो है द प्रिंस, जिसका लेखन कार्य वो 1513 ईस्वी में प्रारंभ करता है अपनी राजनीतिक कैरियर की समाप्ति के पश्चात, और यह कृति मैकियावेली की मृत्यु यानी 1527 में हो जाती है। उसके बाद 1532 में इसका प्रकाशन होता है। उसके बाद जो मैकियावेली की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है डिस्कोर्सेज ऑन लिवी। डिस्कोर्सेज ऑन लिवी यह मैकियावेली की दूसरी महत्वपूर्ण रचना है, जिसका भी लेखन कार्य वो 1513 से शुरू करता है और 1517 तक आते आते उसका लेखन कार्य पूर्ण हो जाता है। लेकिन वह रचना भी मैकियावेली की मृत्यु के पश्चात प्रकाशित होती है। हालांकि द आर्ट ऑफ वार मैकियावेली की रचना रही है, लेकिन इसे राजनीति विज्ञान की प्रथम आधुनिक कृति नहीं मान सकती। द आर्ट ऑफ वार मैकियावेली की रचना रही है, यह एकमात्र ऐसी रचना है जो मैकियावेली के जीवन काल में छपी थी। द आर्ट ऑफ वार यह एकमात्र ऐसी रचना है जो मैकियावेली के जीवन काल में इसका प्रकाशन होता है 1521 में। तीसरा कथन क्या है? मैकियावेली के द्वारा पूर्ण सत्तावादी राजतंत्र की वकालत की जाती है। यह कथन बिल्कुल सही है। मैकियावेली द प्रिंस में राजतंत्र शासन प्रणाली का समर्थन करता है। मैकियावेली ने राष्ट्र राज्य के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक चिंतक को राष्ट्र राज्य का प्रवक्ता माना गया? किस राजनीतिक चिंतन को राष्ट्र राज्य का प्रवक्ता माना गया? मैकियावेली, हॉब्स, बेंथम, इनमें से कोई नहीं। राजनीति विज्ञान में राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा जिसका संबंध निकोलो मैकियावेली से, तो ऑप्शन ए राइट होगा। इसे राष्ट्र राज्य का प्रवक्ता माना गया। राष्ट्र राज्य का जनक भी कहा जाता है निकोलो मैकियावेली को। और ऐसे कहने वाला जो विद्वान है वो जेसी हर्नसा, प्रोफेसर हर्नसा, जिन्होंने मैकियावेली को राष्ट्र राज्य का प्रवक्ता जनक बताया। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। धर्म और नैतिकता के बीच जोरदार ढंग से विभाजन रेखा खींचने वाले आधुनिक विचारक है हॉब्स, लॉक, मैकियावेली, रूसो। यानी निकोलो मैकियावेली ने धर्म, नैतिकता, राष्ट्रवाद, विधि, राज्य शासन कला, सरकारों का वर्गीकरण, मैकियावेली ने कई प्रकार के विचारों का प्रतिपादन किया है। तो धर्म और नैतिकता के बीच जोरदार ढंग से विभाजन रेखा खींचने वाला आधुनिक विचारक कौन है? तो यह है निकोलो मैकियावेली। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 4 नंबर, जहां आपको कथन और कारण दिया गया है सवाल में। कथन ए कह रहा है मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है, जिसमें एक तो शासन के लिए जबकि दूसरा निजी नागरिकों के लिए। कारण दे रखा है, रीजन है, राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे हैं बल्कि नैतिकता से भी परे हैं। यानी राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे बल्कि नैतिकता से भी परे हैं। आपको फिर राइट उत्तर का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, ए, बी, सी और डी। क्या दोनों कथन सही है? क्या आर ए की सही व्याख्या कर रहा है? क्या दोनों कथन सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है? ए सही परंतु आर गलत,
ए गलत परंतु आर सही। क्या होगा इस 4 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है, जिसमें वो एक शासक के लिए और दूसरी है निजी नागरिकों के लिए। राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे बल्कि नैतिकता से भी परे है, यानी शासक के ऊपर नैतिकता का बंधन लागू नहीं होता है। शासक है जो नैतिकता से क्या है, स्वतंत्र है, जबकि निजी नागरिक के ऊपर नैतिकता के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। निजी नागरिकों को नैतिकता का पालन करना होता है, लेकिन शासक उसका पालन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इस प्रकार नैतिकता का दोहरा मानदंड निर्धारित किया मैकियावेली ने। मैकियावेली नैतिकता के प्रति दोहरा मापदंड निर्धारित अपनाता है, दोहरा मापदंड अपनाता है। एक तो वह व्यक्तिगत नैतिकता की बात करता है और दूसरा वह सार्वजनिक नैतिकता। मैकियावेली व्यक्ति के निजी जीवन में नैतिकता की उपस्थिति को आवश्यक मानता है, यानी निजी जीवन में नैतिकता की उपस्थिति को मैकियावेली आवश्यक मानता है, और शासक को भी शांतिपूर्ण एवं सामान्य स्थिति में नैतिक नियमों के पालन करने की बात करता है। यानी सामान्य स्थिति में शासक नैतिक नियमों का पालन करना होता है, लेकिन यदि विकट परिस्थितियां हो तो शासक है नैतिकता को परे रख सकता है, नैतिकता के बंधन से स्वतंत्र है। यदि देश की एकता और अखंडता को खतरा हो तो मैकियावेली का शासक नैतिकता को परे रखेगा, यानी नैतिकता से वह स्वतंत्र है, उसके ऊपर नैतिकता का कोई भी प्रतिबंध नहीं आरोपित किया जा सकता। इस प्रकार वह नैतिकता के प्रति दोहरा मापदंड निर्धारित करता है, एक निजी नागरिकों के लिए यानी व्यक्तिगत नैतिकता और दूसरी है सार्वजनिक नैतिकता जो शासक। आगे चलते हैं। मैकियावेली ने दोहरी नैतिकता का सूत्र निर्धारित किया। इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है। मैकियावेली दोहरी नैतिकता के सूत्र का प्रतिपादन करता है और वो कहता है कि साधारण व्यक्ति व शासक में अंतर होता है। साधारण व्यक्ति और शासक में अंतर होता है। जो व्यक्ति के लिए नैतिक या अनैतिक है वह शासक पर लागू नहीं होगा। जो व्यक्ति के लिए नैतिक या अनैतिक है वह शासक पर लागू नहीं होता है। व्यक्ति किसी की हत्या नहीं कर सकता या किसी की संपदा का हरण नहीं कर सकता या अपहरण नहीं कर सकता, यानी व्यक्ति किसी की हत्या नहीं कर सकता और किसी की संपत्ति का अपहरण नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता, किंतु राज्य के हित में शासक कितने लोगों की हत्या कर सकता है। यानी शासक है, शासक को लगे देश की एकता और अखंडता को खतरा है तो वह लोगों की हत्या भी कर सकता है जो दुश्मन लोग हो, या उनकी संपत्ति को भी छीन सकता है जो देश की एकता व अखंडता को मिटाने की कोशिश करते हो। निजी आचार के नियम शासक के कार्यों पर लागू नहीं होते। हम कह सकते हैं कि मैकियावेली का शासक नैतिकता से मुक्त है, स्वतंत्र है, नैतिकता का कोई भी प्रतिबंध उसके ऊपर आरोपित नहीं होता। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि मैकियावेली आधुनिक युग में राष्ट्रीयता का प्रथम विचारक है? आधुनिक युग में राष्ट्रीयता का प्रथम विचारक है। ऑप्शन ए है बार्कर, रसेल, एफ.जे. एस. हर्नसा, जेसी हर्नसा, कार्ल पॉपर। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा प्रोफेसर हर्नसा, उनका यह कथन है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। मैकियावेली आधुनिक युग में राष्ट्रीयता का प्रथम विचारक है।
ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। हर्नसा का कहना है कि वस्तुतः राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट का जनक मैकियावेली ही था। मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रथम विचारक या जनक कहा जाता है। आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रथम विचारक या जनक कहा जाता है मैकियावेली को। इसे आधुनिक राष्ट्रवाद के जनक कहने वाला जो विद्वान है वो है एफ.जे.सी. हर्नसा। एफ.जे.सी. हर्नसा या प्रोफेसर हर्नसा जिन्हें कहते हैं, उन्होंने मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी संदर्भित किया है। मैकियावेली को गेटेल नामक विद्वान ने प्रथम आधुनिक यथार्थवादी विचारक कहा। यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मैकियावेली को प्रथम यथार्थवादी विचारक किसने कहा, तो गेटेल महोदय ने कहा है। क्योंकि मैकियावेली शक्ति राजनीति की बात करता है और यथार्थवादियों का मूल मंत्री शक्ति है, और मैकियावेली भी शक्ति राजनीति की बात करता है। तो मैकियावेली को गेटेल नामक विद्वान ने प्रथम आधुनिक यथार्थवादी विचारक की संज्ञा प्रदान की है। और प्रोफेसर जे.सी. हर्नसा जो मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी बताते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया? मैकियावेली, हॉब्स, लोक, रूसो। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, मैकियावेली ने। हालांकि ये चारों विचार है ये क्रमानुसार है। सबसे पहले मैकियावेली के विचार प्रतिपादित होते हैं, उसके बाद हॉब्स आते हैं, उसके बाद जॉन लॉक आते हैं, और उसके बाद जे रूसो आते हैं, जीन जैक्स रूसो। तो इनका क्रम भी कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। मैकियावेली, हॉब्स, लोक, रूसो को क्रमानुसार कालखंड में विभाजित करें तो सबसे पहले एक नंबर पर मैकियावेली, उसके बाद हॉब्स, उसके बाद लॉक, उसके बाद रूसो। ऑप्शन आपका ये राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 7 नंबर। निम्नलिखित में से क्या मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है, वो आपको चयन करना है। आपको यहां कथन दिए गए 4, उनमें से आपको सही कथन का चयन करना है जो मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही हो। पहला कथन है कि इसमें प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया। दूसरा कथन है इसमें इतिहास का व्यापक रूप से उपयोग किया गया ताकि शासन कला सीखी जा सके। तीसरा है राजा शासक की सफलता हेतु निजी सेना की आवश्यकता बताई गई। चौथा है इटली के नैतिक पतन हेतु धर्म को दोषी बताया गया। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में आपको सही कथन का चयन करना है। 4 कथन आपके समक्ष है। तो आइए राइट उत्तर का चयन करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, पहला और दूसरा। इसमें प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया, बात बिल्कुल सही है, कथन सही है। दूसरा है यह भी सही है, इसमें इतिहास का व्यापक रूप से उपयोग किया गया ताकि शासन कला सीखी जा सके। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति रही है और ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का उपयोग अरस्तु भी करता है, और अरस्तु के बाद मैकियावेली भी अरस्तु की तरह ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का उपयोग करता है, लेकिन उसके विचार अरस्तु से भिन्न है। तीसरा कथन है जो गलत क्यों है, क्योंकि राजा व शासक की सफलता हेतु निजी सेना की आवश्यकता बताएगी। निजी सेना की आवश्यकता नहीं बताएगी, उसने नागरिक सेना की बात कही है। मैकियावेली ने राजा की यानी शासक की सफलता हेतु नागरिक सेना की बात करता है, न कि निजी सेना की। और उसने कहा कि भाड़े के सैनिक जो शासक की सफलता में खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। यह बात करता है भाड़े के सैनिक शासक की सफलता में खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए शासक को नागरिक सेना रखनी चाहिए। इसकी बात निकोलो मैकियावेली करते हैं। चौथा कथन है इटली के नैतिक पतन हेतु धर्म को दोषी बताया गया। इटली के नैतिक पतन हेतु धर्म को दोषी नहीं बताया गया, चर्च को दोषी बताया गया था। इटली का जो नैतिक पतन हुआ है वह चर्च के परिणाम स्वरूप हुआ है, न कि धर्म के परिणाम स्वरूप।
इस प्रकार निकोलो मैकियावेली के विचार रहे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि राज्य को नैतिकता अनैतिकता से कुछ लेना देना नहीं है। निम्नलिखित में से यह कथन किस विद्वान का है कि राज्य को नैतिकता और अनैतिकता से कुछ लेना देना नहीं है। ऑप्शन आपके समक्ष है मैकियावेली, हीगल, कांट और हॉब्स। 4 ऑप्शन है मैकियावेली, हीगल, कांट और हॉब्स। इस प्रकार का विचार है जो मैकियावेली प्रतिपादित करता है कि राज्य को नैतिकता और अनैतिकता से कुछ लेना देना नहीं। ऑप्शन मैकियावेली का उत्तर ए आपका राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैकियावेली द्वारा रचित नहीं है। द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैकियावेली द्वारा रचित नहीं है। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। यह रचना है जो मैकियावेली द्वारा रचित नहीं है। तो टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। जबकि द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, ये तीनों रचनाएं निकोलो मैकियावेली द्वारा रचित है। द प्रिंस का प्रकाशन 1532 ईस्वी में होता है और इस ग्रंथ की रचना है जो 1513 ईस्वी में प्रारंभ कर देता है। द आर्ट ऑफ वार ये एकमात्र ऐसी रचना है जिनका प्रकाशन उसके जीवन काल में होता है 1521 में। डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, इसका प्रकाशन 1531 में होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। निकोलो मैकियावेली 1512 ईस्वी में अपने राजनीतिक कैरियर को समाप्त करने के बाद ग्रंथ के लेखन कार्य की ओर उन्मुख होते हैं और उसी की दिशा में उन्होंने सबसे पहले द प्रिंस नामक रचना लिखना आरंभ किया। द प्रिंस 1513 में इन्होंने इसका लेखन कार्य आरंभ किया है और यह रचना मैकियावेली की मृत्यु के बाद 1532 में प्रकाशित हुई किन्हीं कारणों से। उसके बाद यह रचना भी 1513 में लिखना आरंभ कर देता है और 1517 तक आते आते यह रचना पूर्णतः लिखी जा चुकी है, लेकिन इसका प्रकाशन भी निकोलो मैकियावेली की मृत्यु के बाद हुआ। यानी मैकियावेली की अधिकांश रचनाएं उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई है। डिस्कोर्सेज ऑन टाइटस लिवियस इसका नाम है। डिस्कोर्सेज ऑन टाइटस लिवी या लिवियस या डिस्कोर्सेज ऑन लिवी भी इसे कहते हैं, और इसका पूरा नाम एक और है, डिस्कोर्सेज ऑन फर्स्ट हैंडबुक टाइटस लिवी। द आर्ट ऑफ वार 1521 में प्रकाशित होती है और यह वह रचना है जो मैकियावेली के जीवन काल में छपी। लाइफ ऑफ कास्ट्रिको, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस का इतिहास, यह रचना 1532 में प्रकाशित हुई, लेकिन यह रचना 1525 में पूर्णतः तैयार हो गई थी। यानी इसका लेखन कार्य पूर्ण हो गया था 1525 में, लेकिन इसका प्रकाशन है 1532 में हुआ है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस का। मैंड्रागोला या द मैंड्रेक, मैंड्रागोला या द मैंड्रेक यह एक नाटक कॉमेडी है मैकियावेली की, जिसका उन्होंने लेखन कार्य किया था। और आगे है द गोल्डन एज, यह मैकियावेली की एक कविता है, पोइम है। 1517 में इटावली राजनीतिक वैज्ञानिक और लेखक निकोलो मैकियावेली द्वारा लिखित 8 सर्गों की एक अधूरी व्यंग्य कविता है ये द गोल्डन एज। तो ये कुछ मैकियावेली की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनसे सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनका क्रम भी पूछा जाता है, कौन सी रचना मैकियावेली की है या नहीं है। विचारक और पुस्तक सुमेलित करने वाला भी कथन यानी प्रश्न आ सकता है। तो आपको मुख्य रूप से ये मैकियावेली की रचनाएं आपकी नजरों में होनी चाहिए।
डिस्कोर्सेज ऑन लिवी का जो पूरा नाम है, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी ये नाम आता है अधिकतर, लेकिन इसका पूरा नाम है डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट 10 बुक ऑफ टाइटस लिवी। ये भी पूछा जा सकता है, डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट 10 बुक ऑफ टाइटस लिवी, या डिस्कोर्सेज ऑन लिवी का पूरा नाम है। और इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1531 में हुआ। इसका लेखन कार्य 1513 में शुरू हो जाता है और 1517 तक आते आते पूर्ण हो जाता है, लेकिन प्रकाशन 1531 में होता है। और यह वो रचना है जिसमें मैकियावेली गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की वकालत करता है और गणतंत्र शासन को वह अच्छा मानता है। सैद्धांतिक रूप में मैकियावेली गणतंत्र शासन को अच्छा मानता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में वह राजतंत्र को प्रमुखता देता है, द प्रिंस में। यह बात भी आपके मन में ध्यान होनी चाहिए। चलते हैं आगे सवाल की ओर। अगला सवाल है 10 नंबर, निम्नलिखित में से मैकियावेली की किन दो रचनाओं को निर्देश पुस्तिका कहा जाता है? यानी यह वह पुस्तकें हैं जो शासकों के लिए निर्देश के रूप में काम आई। ऑप्शन आपके समक्ष है 4, ए, बी, सी और डी। द आर्ट ऑफ वार एंड द प्रिंस एंड हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, द आर्ट ऑफ वार, द प्रिंस एंड डिस्कोर्सेज ऑन लिवी। निम्नलिखित में से मैकियावेली की किन दो रचनाओं को निर्देश पुस्तिका कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी वेरी मस्ट। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। आप वीडियो को रोककर भी अपने आंसर को गैस कर सकते हैं। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। द प्रिंस एंड डिस्कोर्सेज ऑन लिवी को निर्देश पुस्तिका कहा जाता है और यह कहा है मुरे नामक विद्वान ने। मुरे या मरे नामक विद्वान है। उन्होंने कहा कि द प्रिंस और डिस्कोर्सेज ऑन लिवी शासकों के लिए निर्देश पुस्तिकाएं हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। मरे का कहना है कि प्रिंस और डिस्कोर्सेज नामक दो पुस्तकें शासकों के लिए निर्देश पुस्तिका है। मरे या मुरे विद्वान हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, द आर्ट ऑफ वार 500 बीसी, यह रचना संजू की, चीनी विचारक संजू की है। और उसके बाद निकोलो मैकियावेली ने भी द आर्ट ऑफ वार नामक पुस्तक की रचना की है, जिसका प्रकाशन 1521 ईस्वी में होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, द आर्ट ऑफ वार चीनी विचारक संजू की है और द आर्ट ऑफ वार इतालवी विचारक मैकियावेली की भी रचना रही है। हालांकि दोनों नाम परीक्षा में एक साथ नहीं आते। यदि द आर्ट ऑफ वार के लेखक कौन है या किसकी रचना है, यदि संजू और मैकियावेली दोनों ऑप्शन में हो तो सबसे पहले संजू उत्तर राइट होगा, क्योंकि सबसे पहले द आर्ट ऑफ वार नामक बुक की रचना है जो चीनी विचारक संजू ने की है। और 1521 यानी आधुनिक युग में द आर्ट ऑफ वार की रचना है जो निकोलो मैकियावेली करते हैं। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट आपकी नजरों में रहना चाहिए। हालांकि जो चर्चित रचना है वह निकोलो मैकियावेली की है, द आर्ट ऑफ वार। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मैकियावेली का राष्ट्रवाद संबंधित है उग्र राष्ट्रवाद से, सहिष्णु राष्ट्रवाद से, औचित्यपूर्ण राष्ट्रवाद से, उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, उग्र राष्ट्रवाद से। ऑप्शन ए राइट होगा। मैकियावेली का राष्ट्रवाद संबंधी विचार। मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। उसके समय में ब्रिटेन, फ्रांस तथा स्पेन में सशक्त, सुदृढ़ तथा एकताबंध राष्ट्र राज्यों का उदय हो चुका था। जिस वक्त मैकियावेली इटली के एकीकरण की बात कर रहा था, क्योंकि मैकियावेली के जन्म के समय इटली 5 भागों में बटा हुआ था, एक विभाजित कंट्री था।
और विभाजित कंट्री होने के नाते उसके ऊपर समय समय पर आक्रमण कर रहे थे पड़ोसी राज्य, जिनमें मुख्य रूप से फ्रांस का नाम लिया जाता है। यानी मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। उसके समय ब्रिटेन, फ्रांस तथा स्पेन में सशक्त और सुदृढ़ एकताबद्ध राष्ट्र राज्यों का उदय हो चुका था। उसके मन में भी यह भावना वर्तमान थी कि इटली को भी अपने छोटे छोटे राज्यों को एकता के सूत्र में बांधकर एक केंद्रीकृत शक्ति के अधीन राष्ट्र राज्य में परिणत हो जाना चाहिए। यानी इटली को भी एक राष्ट्र राज्य बन जाना चाहिए। यह विचार निकोलो मैकियावेली का था, क्योंकि इटली एक विभाजित प्रदेश था, वह 5 भागों में बटा हुआ था। जब कोई राष्ट्र अपने अलग अलग भागों में बटा हुआ होता है तो उसके दुश्मन राष्ट्र उसके ऊपर आक्रमण स्वाभाविक रूप से करते हैं। विद्वानों और समीक्षकों का कहना है कि यही मैकियावेली की चिरसंचित अभिलाषा थी, जिससे प्रेरित होकर उसने एक सर्वशक्तिमान संप्रभु शक्ति के रूप में अपने आदर्श शासक का चित्र अंकित किया। यानी उसने कहा कि इटली का एकीकरण, इटली को राष्ट्र राज्य के रूप में विकसित करना उसका मूल कर्तव्य था, और जिसके लिए वह एक संप्रभु शक्ति के रूप में एक आदर्श शासक का चित्रण करता है, जो इटली के एकीकरण को मूर्त रूप दे सके। आगे मैकियावेली के राजदर्शन में राष्ट्रवाद के निम्नलिखित तत्व मिलते हैं। यानी मैकियावेली के राष्ट्रवाद में, राजदर्शन में राष्ट्रवाद के निम्नलिखित तत्व मिलते हैं। उसने राज्य की एकता और सुरक्षा प्रदान करना शासक का उद्देश्य बताया। यानी मैकियावेली ने कहा कि राज्य की एकता और सुरक्षा प्रदान करना शासक का मूल कर्तव्य है। उसने राज्य के निरंतर विकास पर जोर दिया और यह कहा कि शासक को अन्य राज्यों के प्रदेश को अपने राज्य में मिलाकर राज्य का विस्तार करना चाहिए। यानी मैकियावेली ने राज्य का विस्तार, संरक्षण करने की बात करता है। फिर इन्होंने कहा कि शासन को युद्ध करने तथा राज्य को सुरक्षा के लिए स्थायी सेना रखने की सलाह दी। यानी उसने शासन को युद्ध करने अथवा राज्य की सुरक्षा के लिए स्थायी सेना, नागरिक सेना रखने की बात करता है मैकियावेली। और भाड़े के सैनिकों को कभी नहीं रखना चाहिए, यह बात करता है निकोलो मैकियावेली। इटली जैसे देश के लिए जो विभाजित प्रदेश था, उसके लिए उसने स्थायी सेना रखने की बात कही, नागरिक सेना की बात कही। यदि कोई राष्ट्र बहुत बड़ा शक्तिशाली है, बहुत संपन्न है, तो वह भाड़े के सैनिक रख सकता है। यह बात भी मैकियावेली करता है, लेकिन वो कहता है कि मुख्य रूप से जहां तक संभव हो उस राष्ट्र को नागरिक सेना और स्थायी सेना रखनी चाहिए। उसने राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को नष्ट करने वाले तत्वों से राज्य को आगाह किया और किराए पर रखे जाने वाले सैनिकों की तीव्र भर्त्सना की। यानी भाड़े के सैनिकों की मैकियावेली है जो आलोचना करता है स्पष्ट रूप से। उसने विचार दिया कि राज्य में एक जाति, एक धर्म और एक संस्कृति के व्यक्ति होने चाहिए। राज्य में एक जाति, एक धर्म और एक संस्कृति के व्यक्ति होने चाहिए। उपयुक्त कारणों के चलते मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रथम प्रणेता भी माना जाता है, और यह कहा है जेसी हर्नसा ने। और इन विचारों के केंद्र में जो मैकियावेली है, जो शक्ति राजनीति की बात करता है, संप्रभु शक्ति, तो इस प्रकार उसका जो राष्ट्रवाद है वह एक उग्र राष्ट्रवाद की श्रेणी में आता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 12 नंबर सवाल, मैकियावेली ने अपनी किस रचना में गणतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहा? द प्रिंस, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, द आर्ट ऑफ वार, इनमें से कोई नहीं। मैकियावेली ने अपनी किस रचना में गणतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहा? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, जिसका प्रकाशन 1531 इसमें हुआ। इसमें उन्होंने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की चर्चा की है, जिसको उसने सर्वोत्तम बताया। और यह प्रणाली उस राष्ट्र में भली भांति परिलक्षित हो सकती है जहां के लोग चरित्रवान हो, श्रद्धावान हो, निष्ठावान हो, अच्छे नागरिक हो, सद्गुणी हो। वहां उस देश के लिए गणतंत्र शासन प्रणाली उपयुक्त होगी। लेकिन जिस देश के लोग निस्वार्थी,
सॉरी, जिस देश के लोग स्वार्थी, लालची, दुष्ट हो, उस देश के लिए राजतंत्र ही उपयुक्त होगा। यह बात मैकियावेली प्रिंस में करते हैं, द प्रिंस में। और ऑप्शन बी इस सवाल का राइट उत्तर होगा। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके समक्ष, न्यू मैकियावेली उपन्यास के लेखक एस.जी. वेल्स है। न्यू मैकियावेली उपन्यास किसका है, पुस्तक किसकी है, इसके लेखक कौन है, एस.जी. वेल्स। और मॉडर्न प्रिंस नामक जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है एंटोनियो ग्राम्सी ने। यह भी सवाल कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। न्यू मैकियावेली उपन्यास के लेखक कौन है, एस.जी. वेल्स, जो मैकियावेली के विचारों पर आधारित है। और मॉडर्न प्रिंस जिसके लेखक है एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी भी एक इटावली विचारक है। एंटोनियो ग्राम्सी भी एक इटावली विचारक है। इनकी महत्वपूर्ण रचना रही है मॉडर्न प्रिंस, और उसके अलावा इन्होंने प्रिजन नोटबुक भी लिखी है। प्रिजन नोटबुक और द मॉडर्न प्रिंस, ये दोनों रचनाएं एंटोनियो ग्राम्सी की है। जबकि प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई भारतीय विचारक, जबकि प्रिजन नोटबुक के लेखक एंटोनियो ग्राम्सी है। मॉडर्न प्रिंस के लेखक भी एंटोनियो ग्राम्सी है, जबकि द प्रिंस के लेखक मैकियावेली है। न्यू मैकियावेली उपन्यास के लेखक एस.जी. वेल्स है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपकी नजरों में होनी चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक मिश्रित सरकार का समर्थन करता है, हॉब्स, जेम्स मिल, रूसो, मैकियावेली। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, मैकियावेली मिश्रित सरकार का समर्थन करता है, मैकियावेली। और यह विचार उसके अरस्तु से मिलते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मैकियावेली ने शासन प्रणाली का वर्गीकरण किया है, सरकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है अरस्तु की भांति। मैकियावेली ने सरकार के भिन्न भिन्न रूपों का उल्लेख अथवा उनके वर्गीकरण के संबंध में अरस्तु का अनुसरण किया है। यानी मैकियावेली ने भी सरकार के रूप बताए हैं, भिन्न भिन्न रूपों का उल्लेख किया है अथवा उनका वर्गीकरण किया है, किसकी भांति, अरस्तु की भांति। मैकियावेली के अनुसार सरकारें शुद्ध अथवा अशुद्ध रूपों में पाई जाती है, जिन्हें वह सहभागों या सहवर्गों में रखता है। यानी मैकियावेली कहता है कि सरकारें शुद्ध या अशुद्ध रूपों में पाई जाती है, जिन्हें वह सहभागों या सहवर्गों में रखता है, जिनमें वो कहता है कि सरकार का शुद्ध रूप या सामान्य रूप जिसमें कौन सी सरकारें होंगी, वो कहता है कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र और गणतंत्र शामिल है। सरकार के शुद्ध रूप में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और गणतंत्र शामिल है, जबकि सरकार के विकृत यानी भ्रष्ट रूप में, अशुद्ध रूप में जो सरकारें शामिल होती हैं, सरकारों का जो प्रकार है वो है निरंकुश तंत्र, अलप तंत्र और लोकतंत्र। यह है मैकियावेली के शासन प्रणाली का वर्गीकरण, यानी सरकारों का वर्गीकरण, जिसका अनुसरण करता है अरस्तु का। अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं मैकियावेली के द्वारा जो सरकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने सरकारों का शुद्ध रूप और सरकारों का विकृत रूप यानी अशुद्ध रूप कह सकते हैं, जो उन्होंने बताया है। शुद्ध रूप राजतंत्र है, इसका विकृत रूप निरंकुश तंत्र है। शुद्ध रूप कुलीन तंत्र है, इसका विकृत रूप अलप तंत्र है। और शुद्ध रूप गणतंत्र है और इसका विकृत रूप लोकतंत्र है। इस प्रकार मैकियावेली अरस्तु की भांति मिश्रित सरकार की बात करता है। मैकियावेली ने अन्य विचारकों की भांति यह माना है कि मिश्रित रूप से निर्मित सरकार, संवैधानिक सरकार सर्वश्रेष्ठ और स्थायी होती है, क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न सरकारों के समावेश रहता है तथा भिन्न भिन्न अंग और शक्तियां आपस में नियंत्रित होकर संतुलन बनाए रखती है। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं इसको। वी ए डनिंग विद्वान आते हैं, वो कहते हैं कि मैकियावेली का विश्वास इस बात में था कि एक ही प्रकार की सरकार सभी काल सभी स्थानों में उपयुक्त नहीं हो सकती।
डनिंग कहते हैं कि मैकियावेली का विश्वास था कि एक ही प्रकार की सरकार सभी काल सभी स्थान में उपयुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि विभिन्न कालों और विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार की सरकारों की आवश्यकता होती है। यह कथन वीए डनिंग का है, जो मैकियावेली के बारे में कहते हैं कि एक ही प्रकार की सरकार सभी काल और परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं हो सकती, अलग अलग प्रकार की सरकारें विभिन्न समय और विभिन्न स्थानों में उपयुक्त होती है। ये बात करते हैं मैकियावेली के विचारों में पाई जाती है, जिसका समर्थन डनिंग अपने इस कथन के माध्यम से करते हैं। परंतु हम देखते हैं कि मैकियावेली ने केवल दो प्रकार की सरकारों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। यानी मैकियावेली ने विशेष रूप से मुख्य रूप से केवल दो प्रकार की सरकारों का वो वर्णन करता है विस्तार के साथ, जिसमें वो करता है राजतंत्र और गणतंत्र का। राजतंत्र और गणतंत्र, द प्रिंस में राजतंत्र की बात करता है और डिस्कोर्सेज ऑन लिबी में वो गणतंत्र शासन प्रणाली की बात करता है। यानी मैकियावेली ने प्रिंस रचना में राजतंत्र तथा डिस्कोर्सेज में गणतंत्र की प्रशंसा की है। यानी मैकियावेली सैद्धांतिक रूप में गणतंत्र को सर्वोच्च शासन प्रणाली मानता है, उत्तम शासन प्रणाली मानता है सैद्धांतिक रूप में, जबकि व्यवहारिक रूप में वह द प्रिंस में राजतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानता है। समीक्षकों का कहना है कि मैकियावेली इटली के संगठन एकीकरण तथा राज्य विस्तार की आकांक्षा लेकर विशेष रूप से केंद्रित था, जिसके संदर्भ में उसने राजतंत्र और गणतंत्र को ही सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली माना। मैकियावेली राजतंत्र के तीन रूपों की बात करता है। मैकियावेली ने राजतंत्र के तीन रूप बताए हैं, जिसमें उन्होंने पहला रूप बताया पैतृक राजतंत्र, दूसरा है निर्वाचित राजतंत्र और तीसरा है कृत्रिम राजतंत्र। मैकियावेली के अनुसार पैतृक राजतंत्र वह राजतंत्र है जिसमें राजा वंशानुगत आधार पर गद्दी पर बैठता है। यानी पैतृक राजतंत्र वह राजतंत्र है जिसमें राजा यानी शासक वंशानुगत आधार पर गद्दी पर बैठता है, शासक का पद ग्रहण करता है। दूसरा इन्होंने बताया निर्वाचित राजतंत्र, यह वह राजतंत्र है जिसमें राजा जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और तीसरा उन्होंने बताया कृत्रिम राजतंत्र, यह वह राजतंत्र है जो पराजित राज्यों में स्थापित किया जाता है। ये नव स्थापित राजतंत्रीय राज्य होते हैं जिनके मैकियावेली ने निम्नलिखित 6 रूप बताए हैं। यानी कृत्रिम राजतंत्र उन राज्यों में स्थापित किया जाता है जो पराजित हुए, और उन पराजित राज्यों में जो राजतंत्र स्थापित किया जाता है उन्हें नव स्थापित राजतंत्रीय राज्य भी कहा जाता है। और जहां पर कृत्रिम राजतंत्र स्थापित होता है उसके वो 6 रूप बताता है। एक तो है कपट से छीना गया राज्य, दूसरा रूप है कृत्रिम राजतंत्र का उन्होंने बताया वो है धर्म पर आधारित राज्य, तीसरा इन्होंने बताया वे राज्य जो धन से प्राप्त किए गए हैं यानी खरीदारी की गई उन राज्यों की, चौथा उन्होंने बताया वे राज्य जो पहले से किसी प्राचीन राज्य के अंग हो किंतु अब स्वाधीन हो गए हो, पांचवा वो बताते हैं वे राज्य जो पराक्रम द्वारा हस्तगत किए गए हो, और छठा उन्होंने बताया वे राज्य जो वर्ग संघर्षों के परिणाम स्वरूप हासिल किए गए हो। इस प्रकार निकोलो मैकियावेली कृत्रिम राजतंत्र के 6 रूपों का वर्णन करता है और उसने राजतंत्र के 3 रूप बताए, पैतृक राजतंत्र, निर्वाचित राजतंत्र, कृत्रिम राजतंत्र, और कृत्रिम राजतंत्र को वह 6 भागों में बांटता है। जिन देशों में फूट, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन और चरित्रहीनता के दोष हो, यानी वहां पर चरित्रहीन लोग हो, दुष्ट हो, लालची हो, स्वार्थी हो, उनके लिए मैकियावेली ने राजतंत्र को ही सर्वाधिक उपयुक्त शासन प्रणाली बताया है। परंतु यह राजतंत्र एक निरंकुश राजतंत्र जैसा है कि प्रिंस का अध्ययन हमें बताता है। यानी देश के लोग भ्रष्टाचार,
नैतिक पतन से चरित्रहीन, दुष्ट, लालची हो, उस देश में राजतंत्र शासन प्रणाली व्यवहारिक रूप से उपयोगी होगी। यह बात द प्रिंस में मैकियावली करते हैं। और डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग में वो कहते हैं कि जिस देश के लोग चरित्रवान, श्रद्धावान, अच्छे नागरिक हो, सद्गुणी हो, उस देश में गणतंत्र शासन प्रणाली उपयुक्त रहेगी। यद्यपि मैकियावली ने प्रिंस में राजतंत्र का गुणगान किया, तथापि उसने डिस्कोर्सेज में गणतंत्र का बखान किया है। उसने इस ग्रंथ में गणतंत्र को राजतंत्र से श्रेष्ठ माना, परंतु गणतंत्र का अर्थ मैकियावली के लिए आधुनिक धारणा से भिन्न है। यानी द डिस्कोर्सेज में मैकियावली गणतंत्र को राजतंत्र से श्रेष्ठ मानता है, लेकिन गणतंत्र का अर्थ वर्तमान समय के अर्थ से अलग था। वह यह नहीं मानता था कि गणतंत्र में जनता सरकार के कार्यों में महत्वपूर्ण भाग लेती है। हरमन नामक विचारक हुए, उनका कथन है कि उसका गणतंत्र एक ऐसा राज्य है जिसके व्यक्ति स्वेच्छा से शासक की सहायता करते हैं। यानी मैकियावली का गणतंत्र एक ऐसा राज्य है जिसके व्यक्ति सब इच्छा से शासक की सहायता करते हैं। इस प्रकार के निकोलो मैकियावली ने अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 14 नंबर। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि साध्य साधन का औचित्य बताता है? साध्य साधन का औचित्य बताता है। महात्मा गांधी, एम एन राय, मैकियावली, अरविंद घोष। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन सी, मैकियावली। मैकियावली कहता है कि साध्य साधन का औचित्य बताता है। यह कथन महात्मा गांधी का कथन का उल्टा है। गांधी जी कहते हैं कि साधन ही साध्य का औचित्य बताता है, जबकि मैकियावली कहते हैं साध्य ही साधन का औचित्य बताता है। ऑप्शन सी राइट होगा इस सवाल का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विचारक को शेर लोमड़ी की नीति पर विश्वास है? मैकियावली, हॉब्स, लोक, रूसो। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन है, ये मैकियावली का कथन है। मैकियावली कहता है कि शासक को शेर व लोमड़ी की नीति का पालन करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उसका आपको चयन करना है। यहां 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। कथन ए कह रहा है कि अरस्तु का अनुसरण करते हुए मैकियावली ने सरकारों के विशुद्ध व उनके विकृत रूप को मिलाकर 6 भागों में बांटा। कथन बी है, मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। द प्रिंस का प्रकाशन वर्ष 1532 में हुआ। गेटेल ने मैकियावली को अपने युग का शिशु कहा। इनमें से आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, मैकियावली को अपने युग का शिशु कहा, गेटेल ने नहीं। अपने युग का शिशु किसने कहा है? डनिंग ने कहा है। W.A. डनिंग, जिन्होंने मैकियावली को अपने युग का शिशु कहा, जबकि W.T. जॉन्स, जिन्होंने मैकियावली को पुनर्जागरण का शिशु कहा। पुनर्जागरण की संतान का यह कथन W.T. जॉन्स का है, जबकि सेबाइन ने मैकियावली को युग परिवर्तन का शिशु कहा। सेबाइन ने मैकियावली को युग परिवर्तन का शिशु कहा और वी डनिंग ने अपने युग का शिशु कहा। तो ये भी कथन परीक्षाओं में आते हैं। तो मैकियावली कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है, यह कथन बिल्कुल सही है। द प्रिंस का प्रकाशन 1532 में हुआ, यह बात भी बिल्कुल सही है। अरस्तु का अनुसरण करते हुए मैकियावली ने सरकारों के विशुद्ध और उनके विकृत रूपों को मिलाकर 6 भागों में बांटा, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी आपका गलत है, असत्य कथन है। यह कथन डनिंग का है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, 17 नंबर। निम्नलिखित विचारकों में से यह कथन है कि मैकियावली अपने युग का शिशु हैं। W. डनिंग, लियो स्टार्च, मैक्सी गेटेल। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, W.A. डनिंग, उनका यह कथन है। ऑप्शन ए राइट होगा।
डनिंग का एक और कथन है, मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं परंतु सदाचार निरपेक्ष अनमोरल है। मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं परंतु नैतिकता निरपेक्ष है या सदाचार निरपेक्ष है। मैकियावेली का यह सिद्धांत लक्ष्य साधन का समर्थन करेगा, यानी साध्य ही साधन का समर्थन करेगा। एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। महात्मा गांधी के इस सिद्धांत के ठीक विपरीत है कि साध्य साधन साध्य का समर्थन करता है। अर्थात आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि मैकियावेली का कथन है कि साध्य साधन का औचित्य बताता है, यानी साध्य साधन का समर्थन करेगा, यह मैकियावेली कहता है। जबकि महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि साधन साध्य का समर्थन करता है, यानी साधन लक्ष्य का समर्थन करता है। तो यह कथन महात्मा गांधी जी के कथन के विपरीत है। अगला कथन है, एलन के शब्दों में मैकियावेली का राज्य प्रारंभ से ही पूरे अर्थ में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था। एलन नामक विद्वान हैं, वो मैकियावेली के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि मैकियावेली का राज्य प्रारंभ से ही पूरे अर्थ में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था, क्योंकि मैकियावेली ने राजनीति को धर्म व नैतिकता से अलग कर दिया था, पृथक कर दिया था। यह विचार महात्मा गांधी जी के विचारों के विपरीत है, क्योंकि गांधी जी धर्म को राजनीति में समाहित मानते थे। धर्म के बिना राजनीति अधूरी है। लेकिन मैकियावेली ने धर्म व नैतिकता को राजनीति से पृथक करके इस प्रकार के नवीन विचारों की नींव रखी। तो एलन के शब्दों में मैकियावेली का राज्य प्रारंभ से ही पूरे अर्थ में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य की बुरी और अराजकतावादी, मैकियावेली कहते हैं कि मनुष्य की बुरी अराजकतावादी प्रवृत्तियों पर सबसे अच्छा प्रतिबंध धर्म ही है। संक्षेप में मैकियावेली धर्म के गैर ईसाई विचार को स्वीकार करते हैं, यानी मैकियावेली धर्म के गैर ईसाई विचार को स्वीकार करते हैं। वो कहता है कि मनुष्य की बुरी और अराजकतावादी प्रवृत्तियों पर सबसे अच्छा प्रतिबंध धर्म ही लगाता है। मैकियावेली के अनुसार सभी स्वतंत्र सरकारों के दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना, दूसरा अपनी स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखना। सभी स्वतंत्र सरकारों का दो मुख्य उद्देश्य होता है। एक तो अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना और दूसरा उन स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखना, उनका संरक्षण करना जो उन्होंने प्राप्त की है। तो मैकियावेली राज्य के विस्तार संरक्षण की बात भी करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 18 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। यहां आपको 4 कथन दिए गए हैं मैकियावेली के बारे में, जिनमें आपको असत्य कथन का चयन करना है। मैकियावेली उग्र राष्ट्रवाद, राष्ट्र राज्य और साम्राज्यवाद के समर्थक हैं। मैकियावेली राजतंत्र के समर्थक है परंतु गणतंत्र को सर्वोत्तम मानते हैं। मैकियावेली का कहना है कि सरकारों को न्यायपूर्ण होने की बजाय शक्तिशाली होना अधिक महत्वपूर्ण है। मैकियावेली ने इटली के लिए गणतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 4। मैकियावेली ने इटली के लिए गणतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना, यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैकियावेली ने इटली के लिए राजतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना था। मैकियावेली ने इटली के लिए राजतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना था, जबकि बाकी कथन अपने आप में सही है कि मैकियावेली उग्र राष्ट्रवाद, राष्ट्र राज्य और साम्राज्यवाद के समर्थक थे, क्योंकि वे राज्य विस्तार की बात करते हैं शक्ति के आधार पर। मैकियावेली राजतंत्र के समर्थक है परंतु गणतंत्र को सर्वोत्तम मानते, ये बात भी बिल्कुल सही है। मैकियावेली का कहना है कि सरकार को न्यायपूर्ण होने की बजाय शक्तिशाली होना अति आवश्यक है। इटली के लिए वो राजतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानते हैं, न कि गणतंत्र को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 19 नंबर। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें।
चार कथन आपको दिए गए हैं। मैकियावेली ने राज्य के शासन के संबंध में चक्रीय परिवर्तन सिद्धांत को स्वीकार किया। दूसरा है, मैकियावेली राज्य को आवश्यक एवं बल का परिणाम मानते हैं। मैकियावेली का राज्य और उसका हित सर्वोपरि है। मैकियावेली का राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। क्या होगा 19 नंबर सवाल का राइट उत्तर? आपको यहां असत्य कथन का चयन करना है। तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका 4 राइट होगा, जो बिल्कुल असत्य है। मैकियावेली का राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, नहीं, मैकियावेली का राज्य एक कृत्रिम संस्था है, प्राकृतिक संस्था नहीं है, जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है। मैकियावेली राज्य के उत्पत्ति संबंधी दैवीय सिद्धांत का भी खंडन करते हैं। बाकी कथन 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। मैकियावेली ने राज्य के शासन के संबंध में चक्रीय परिवर्तन के सिद्धांत को स्वीकार किया, बिल्कुल बात सही है। मैकियावेली राज्य को आवश्यक एवं बल का परिणाम मानते हैं, ये बात भी सही है। मैकियावेली का राज्य और उसका हित सर्वोपरि, ये बात भी बिल्कुल सही है। जबकि मैकियावेली का राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैकियावेली का राज्य एक कृत्रिम संस्था है, न कि प्राकृतिक संस्था। मैकियावेली के अनुसार यहां कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। मैकियावेली के अनुसार मानव का स्वभाव काफी गलत होता है। अगर वह अच्छा व्यवहार करता है तो उसके मूल में कहीं न कहीं भय या शक्ति का हाथ होता है, यह बात मैकियावेली करते हैं। मैकियावेली राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक करता है। मैकियावेली राज्य को आवश्यकता एवं बल का परिणाम मानता है। मैकियावेली राज्य के शासन के संबंध में चक्रीय परिवर्तन के सिद्धांत को स्वीकार करता है, मानता है। मैकियावेली राज्य को सर्वोच्च मानता है। मैकियावेली का आदर्श राजा अनैतिक, अधार्मिक, अन्यायी, धोखेबाज, बेईमानी, हृदयहीन, आतताई, निष्ठुर, बहुरूपिया का आदि का प्रतिरूप होता है। यानी मैकियावेली का आदर्श राजा अनैतिक, अधार्मिक, अन्यायी, धोखेबाज, बेईमान, हृदयहीन, आतताई, निष्ठुर, बहुरूपिया आदि का प्रतिरूप होता है। यानी वह किसी भी प्रकार की नीति का अनुसरण करने के लिए हमेशा तैयार रहता है मैकियावेली का शासक। मैकियावेली का राज्य और उसका हित सर्वोपरि है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है मैकियावेली से जुड़े हुए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 20 नंबर। मैकियावेली के बाद जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ उसके लिए प्रमाण पत्र के सदृश है। यह कथन किसका है? बार्कर, लॉर्ड एक्टन, FJ H हर्नसा, पॉपर, कार्ल पॉपर। मैकियावेली के बाद जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ उसके लिए प्रमाण पत्र के समान है, सदृश है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, लॉर्ड एक्टन का। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। मैकियावेली का नैतिकता का सिद्धांत द्वैध है, डबल है, क्योंकि एक तरफ वह निजी व्यक्तियों के ऊपर नैतिकता के प्रतिबंध आरोपित करता है, दूसरी तरफ वह शासक को नैतिकता से मुक्त रखने की भी बात करता है। मैकियावेली का कहना है कि न कोई कार्य या बात बिल्कुल अच्छी होती है और न ही बिल्कुल गलत। यानी मैकियावेली का कहना है कि न कोई कार्य या बात बिल्कुल अच्छी होती है, न ही बिल्कुल गलत। मैकियावेली ने अपने राजा के संबंध में कहा कि वह आवश्यकता पड़ने पर शेर की तरह बहादुर होना चाहिए और खूंखार, जरूरत पड़ने पर लोमड़ी की तरह चालाक भी होना चाहिए। यानी शेर व लोमड़ी की नीति का पालन करने की सलाह देता है मैकियावेली अपने शासक को। मैकियावेली ने लिखा है कि मनुष्य अपने पिता की हत्या भूल सकता है लेकिन संपत्ति के अपहरण के कृत्यों को नहीं भूल सकता। यह मैकियावेली की प्रसिद्ध कथन है जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए कि मैकियावेली के शासक को शेर व लोमड़ी की नीति का पालन करना चाहिए। मैकियावेली का कथन है कि मनुष्य अपने पिता की हत्या भूल सकता है लेकिन संपत्ति के अपहरण के कृत्य को नहीं भूल सकता, संपत्ति की हानि को वो नहीं भूल सकता। यह बात भी मैकियावेली करते हैं। मैकियावेली ने द प्रिंस की रचना सीजर बोर्जिया से प्रेरणा ग्रहण करके की थी। मैकियावेली
सीजर बोर्जिया को द प्रिंस का नायक के रूप में चित्रण करता है, द प्रिंस का हीरो बताता है सीजर बोर्जिया को मैकियावेली। और मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस लोरेंजो डी मेडिसी को समर्पित की है। यह बात भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 21 नंबर। मैकियावेली शायद इतने व्यवहारिक थे कि वे पारंगत दार्शनिक हो ही नहीं सकते, यह कथन किसका है? मैकियावेली शायद इतने व्यवहारिक थे कि वे पारंगत यानी परंपरागत दार्शनिक हो ही नहीं सकते, यह कथन किसका है? बार्कर, रसेल, एफजेएस हर्नसा, सेबाइन। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, सेबाइन महोदय का यह कथन है। ऑप्शन डी राइट होगा। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैकियावेली से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विचार, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा की। हम पार्ट 2 में और शेष बचे हुए मैकियावेली के विचार और प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।